मैं हूं आम आदमी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A to Z न्यूज में। आपके साथ मैं निहिता हूं। बड़ा आम आम है आम आदमी, करे नाम नाम बदनाम आदमी। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, ये वो लोकतंत्र है जो आम आदमी से शुरू होता है। लेकिन आज सवाल यही उठ रहा है कि वो आम आदमी आखिर कौन है जिसके लिए तमाम सियासी दल मेहनत कर रहे, सो कॉल्ड मेहनत करे, कह रहे कि आम आदमी के साथ हैं हम। और इसी पर पेश है हमारी आज की खास पेशकश। मेरे साथ पैनल पर दो बहुत ही अहम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। केजी सुरेश साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुशील कुमार सिंह भी जुड़े हुए हैं। तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और आज का जो सबसे बड़ा सवाल यही रहने वाला है कि आखिर आम आदमी कौन। सुशील सर, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, आखिरकार ये आम आदमी जो वर्ड है उसे कैसे डिफाइन करें हम? असल में इसी को लेकर हमने ये प्रोग्राम रखा है कि पॉलिटिकल पार्टियां जिसको आम आदमी कहती हैं, मानती हैं, वो कौन है, और जिसके लिए जो एनजीओज हैं या जो विभिन्न किस्म के आंदोलन हैं, वो जब आम आदमी का जिक्र करते हैं तो वो आम आदमी कौन है। जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले हम इस बात से शुरू करें कि क्या हम इसे आर्थिक स्तर पर तय कर सकते हैं कि आम आदमी इस स्तर का, इस स्टेटा का व्यक्ति, इस वर्ग का व्यक्ति, इस आर्थिक वर्ग का व्यक्ति जब हो तो तब हमसे हम आम आदमी कहें। ऐसा तो नहीं है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से लोगों को हमने ये कहते हुए देखा जो अपने व्यक्तिगत तौर पर वो बहुत संपन्न लोग हैं जी, लेकिन वो सड़क पर उतरते हैं तो वो आम आदमी कहते हैं। यानी पैरामीटर्स कोई तय नहीं है अभी तक आम आदमी के। हाँ, तो पहली बात तो ये है कि आखिर जिस व्यक्ति के सब काम हो सकते हैं, उसकी आर्थिक संपन्नता को देखते हुए हम ये माने कि जिसके सब काम चलते रह सकते हैं उसके जीवन के, तो फिर वो आम आदमी कैसे है। आम आदमी तो हमें वंचितों में तलाशना चाहिए, जो हम हमेशा से मानते आए हैं। जो जिसे हम सर्वहारा वर्ग कहा करते थे, क्या उसे आम आदमी कहेंगे? मैं जानना चाहूंगा सुरेश जी से कि आर्थिक स्तर पर अगर हम तलाशें तो क्या हो सकता है। सुशील जी, मैं समझता हूं कि इस देश में आम आदमी नहीं है। इस देश में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। इस देश में दलित है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, और जितने भी जातियां हैं। इस देश में पंजाबी है, केरल का है, तमिलनाडु का है, मराठी है। बड़े अफसोस की बात है कि अगर इस देश में अगर आम आदमी अपनी बात को नहीं रख पाया, उसका सबसे बड़ा वजह है कि आज एक बेरोजगार ब्राह्मण एक बेरोजगार मुसलमान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी आवाज को नहीं रख सकता है, क्योंकि हम लोग इतने बटे हुए हैं कि इस बांटने का ही, ये जो हमारे बीच में जो बंटवारा है, ये जो दीवारें हमने खड़ी कर रखी है, छोटी छोटी संकुचित संकीर्ण जो हमारा जो सोच है, इसी के तहत जो है, इसी का पूरा फायदा जो है राजनेताओं ने पिछले मुझे लग रहा है सुरेश साहब, ये शुरुआत जो की है अंग्रेजों ने कर दी, डिवाइड एंड रूल, और शायद आज के राजनेता इसी बात को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बात करते हैं नेता की, जिस तरह से आम आदमी की बात तमाम नेता करते हैं, क्या आपको वाकई लगता है कि वो नेता वाकई उनको संबोधित कर रहे हैं या आम आदमी की बातें उठा पा रहे हैं? नहीं, अगर वो उठाएंगे तो बड़ा कॉस्मेटिक स्तर पर, ऊपरी सतही बात करता है वो। क्योंकि अगर ऐसा हो तो आज क्यों हम एक तरफ कह रहे हैं कि गुजरात में हर तरह की संपन्नता आ गई है, तो आज दोनों दलों के लोग कह रहे हैं कि भाई 50 लाख मकान बनने चाहिए, यानी कि आधी आबादी के पास मकान नहीं है जी। तो हम क्या बात कर रहे हैं हम? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम ये माने कि अगर एक परिवार में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो लगभग उस हिसाब से तो आधी आबादी के पास तो घर ही नहीं है। तो ये क्या है? ये तो उस प्रदेश के बारे में जो सबसे प्रगतिशील प्रदेशों में गिना जाता है। तो कौन है आम आदमी? सवाल ये है। लेकिन जी मैं कुछ कहना चाहूंगा जी। एक तो जो आपने मुद्दा उठाया वो कुछ इस तरह का है कि इस देश में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, या ठाकुर हैं, और ब्राह्मण हैं, और दलित हैं। ये इस तरह की बात है जैसे इस देश में भारतीय कोई नहीं है जी, या जिसे हम राष्ट्रीयता का संकट कहते हैं वो मिसिंग है,
क्योंकि सब क्षेत्र में, भाषाओं में और जातियों में, धर्मों में विभाजित है। जी। तो ये जो खंडित समाज है, इसमें हम उस बहस की तरफ जाएंगे तो वो दूसरी नहीं, वो बहस की बात नहीं है। देखिए, जनतंत्र में आपका जो ताकत है वो आपकी संख्या पर है। अगर आम आदमी ने अपना संख्या, सिर्फ वो राजनीतिक जो जितने भी आपके बंटवारे हैं, आप उस हिसाब से जातीय और मजहबी बंटवारे के हिसाब से आप अपना वोट देंगे। आपका सबसे बड़ा हक जो है वो आपका मत है। उस मत का आप अगर उपयोग या दुरुपयोग आप जात और मजहब के आधार पर करेंगे, उसको आप सुरेश साहब, आप जो आप बता रहे हैं, मैं उसी को जोड़ के एक बात कहना चाहूंगी कि एक एलिमेंट मिसिंग था। शायद आप, मैं या हर एक आम आदमी अपने आप को गिनता है, वो कहेगा कि एलिमेंट मिसिंग है। अब सभी लोग हैं अलग अलग बाड़े में बटे हुए, अगर हम एक हो जाए। शायद इसी कड़ी को अन्ना हजारे ने और उनकी टीम ने परखा था और आंदोलन शुरू हुआ। आम आदमी की जो परिभाषा है वहां से शुरू हुई। हालांकि आंदोलन अब काफी बढ़ चुका है या अलग अलग हो गया है। केजरीवाल ने यह शब्द भी अपना लिया, आम आदमी की पार्टी। क्या आपको वाकई लग रहा है कि केजरीवाल भी अब उसी राह पर है, या क्या वाकई वो आम आदमी के लिए काम करते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, ये तो वक्त बताएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं जो आज आदर्श की बातें लग रही है। कितना वो कार्यान्वयन कर पाते हैं, मुझे लगता है कि उनको भी वक्त देने की जरूरत है। जब इस देश में हर किस्म का हमने जो है एक्सपेरिमेंट्स करके देखा है, तो वो एक्सपेरिमेंट भी करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आज जिस तरीके से समाज जकड़ा हुआ है जी, उसमें कितने कामयाब होंगे केजरीवाल साहब, वो सबसे बड़ा सवाल है। साहब, मुझे यहाँ पर यही चीज नजर आ रही है कि डेफिनेशन अब अलग अलग, जैसे एक किसी राजनेता की डेफिनेशन आम आदमी के लिए अलग है, एक अर्थव्यवस्था के तौर पर देखी जाए तो वो डेफिनेशन अलग है। अन्ना हजारे और केजरीवाल ने जो डेफिनेशन यानी जो परिभाषा तय की है आम आदमी की, वो शायद बहुत ही अलग नजर आ रही है। क्या आप उसे इत्तेफाक रखते हैं सुरेश साहब? आप इत्तेफाक रखते हैं जो डेफिनेशन अन्ना ने और केजरीवाल ने तय की है? नहीं, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं। आम आदमी वो जिसको आम सहूलियत, जो बुनियादी जरूरतें जिसका पूरा नहीं हो पा रही है, मैं समझता हूं कि वो आम आदमी के कैटेगरी में आज के तारीख में आएगा। आम आदमी तो वैसे इस देश का सभी नागरिक है। पहले अगर आप इसका पूरा इतिहास देखिए, पहले कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने जो है गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया था इस देश में, और उसी के तहत जो है पहले हमेशा गरीबी की बात की जाती थी। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि राजीव गांधी आए और उन्होंने कहा कि दिल्ली से जो 1 रुपए जाता है वो 15 पैसे ही पहुंचता है। उसके बाद उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की बात कही, जहां गांव की ओर जाने की एक बात कही गई। तो बात तो हमेशा इस देश में होती रही है आम आदमी के बारे में। अब आम आदमी जो है, यूपीए ने पहली बार आम आदमी के नाम पर जो है चुनाव लड़कर आई, और उसके बाद अभी आपने देखा केजरीवाल। तो आम आदमी कभी गरीब के नाते, कभी पंचायत के नाते हमेशा चर्चा में तो रहा है, केंद्र बिंदु जरूर रहा है इस देश का। लेकिन वो वोट बटोरने के लिए मात्र, क्यों? क्योंकि वही वोट करने जाता है। अब वो वोट क्या क्या मापदंड है उसको देखने का। अब आप जवाब सुनिए अन्ना हजारे का, मैं नहीं कह रहा हूं। अन्ना हजारे से पूछा गया कि आप क्या चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कह दिया मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ूंगा कि किसी को 1 बोतल शराब दे दीजिए और कुछ पैसे दे दीजिए, तो वो तो फिर उस हिसाब से वोट देगा, मैं तो हार जाऊंगा, मेरे तो जो पैसा है जमानत भी जब्त हो जाएगा। तो ये आम आदमी के बारे में क्या सोच है कि वो खरीदा जा सकता है क्या? उसको सिर्फ जो है इसको सुरेश इसे इस तरह से देखना चाहिए कि आम आदमी इस देश में इतना निरीह है कि वो 1 बोतल शराब के लिए भी अपना वोट बेच देता है। जी, और शायद सुशील कुमार सर, आप यही एक शब्द जो आप इस्तेमाल कर रहे हो कि 1 बोतल शराब के लिए अपना वोट बेच देता है। और अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर हम यूपी चुनाव की बात करें, उस वक्त खासतौर पर अखिलेश यादव को हमने बोलते हुए सुना था कि अगर सरकार आती है समाजवादी पार्टी की तो शाम की दवाई है वो इसकी दिक्कत नहीं होगी। यानी कि खासतौर पर वो मैसेज जरूर गया कि 1 बोतल शराब के लिए भी लोग अपना वोट बेचते हैं। क्या आप सुरेश साहब ये मानेंगे कि अगर असंतोष को सही तरीके से अगर केंद्रित किया जाए तो फायदा हो सकता है? देखिए, बुनियादी चीज इसमें जो है वो है शिक्षा, जिसका आपके रिपोर्ट में जिक्र किया। आज की जो हमारी शिक्षा पद्धति है ये 2 वर्गों को क्रिएट कर रही है, एक साहब वर्ग और एक सेवक वर्ग। जी। तो ये जो सरकारी स्कूलों में, म्युनिसिपल स्कूलों में पढ़ के जो निकलते हैं ये सेवा के लिए तैयार किए जा रहे हैं, और ये जो पब्लिक स्कूल से निकल के आ रहे हैं ये साहब लोग हैं, बनेंगे। तो आप शुरुआत में ही निर्धारित कर रहे हैं कि कौन साहब बनेगा, कौन ये बनेगा। जब तक शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन नहीं आएगा तब तक जो है आप कुछ भी करिए,
जब तक ये क्लास डिवीजन शुरू होता है शिक्षा से, जब तक आप समान शिक्षा नहीं देंगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो। आज उल्टा निजीकरण पर निजीकरण किए जा रहे हैं, तो ये निजीकरण बंद हो और शिक्षा का एक कॉमन स्टैंडर्ड पूरे देश के लिए रखा जाए, ताकि हर बच्चा जो है जब वो नौकरी के लिए जाएगा वो बराबर स्तर पर होगा। मैं जानता हूं ये आदर्श की स्थिति है, लेकिन इस पर जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक जो है हम उस स्थिति में नहीं पहुंच सकते। शिक्षा के समान अधिकार की बात तो खुद सरकार भी करती है। सुरेश जी, निजीकरण की जो बात आपने कही, वो किसी भी क्षेत्र में निजीकरण अब नहीं रोका जा सकता, ये अपन जानते हैं। इसमें जो मौजूदा स्थिति है, निजीकरण चलता रहेगा, इसमें क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं, इस पर सोचना चाहिए, मुझे लगता है। इस पर भी अगर आप सोचेंगे तो इसमें ये जरूरी है कि आपका जो अब आप जितने भी ये पैसे आप लगा रहे हैं उसमें अगर आप आज देखिए शिक्षा के लिए सबसे कम बजट में जो है आप इंतजाम करते हैं, खासकर जो प्राइमरी शिक्षा के लिए है, प्राथमिक शिक्षा के लिए। अगर आप स्कूलों को मजबूत करेंगे, संस्थाओं को मजबूत करेंगे, बेहतरीन जो टीचर हैं वो सरकारी स्कूलों में लगाएंगे, नियुक्त करेंगे, उनको किताबों का जो है उपलब्धता कराएंगे, तब जो है तब जाकर कम से कम उनका फाउंडेशन मजबूत हो। आप इसकी तैयारी करिए आप, लेकिन ये आपने तय कर रखा है कि नहीं, जो सरकारी स्कूल है वही हम जो है अपने क्षेत्रीय भाषा का भी हम प्रचार प्रसार वहीं करेंगे, क्योंकि वहां तजर्बा आप पूरा एक्सपेरिमेंट वहां कर सकते हैं, लेकिन आप पब्लिक स्कूलों के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। जब तक हम हमारे विचार में पूरा परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे ये जो खर्चा हो रहा है प्राथमिक शिक्षा में भी, इसको भी जो है पूरे मजबूती के साथ उन शैक्षणिक संस्थाओं को हम मजबूत करें, और बुनियादी जो हमारा जो तालीम है वो अगर हम मजबूत करें तो काफी कुछ बदल सकता है। तो आपको लगता है सुरेश साहब के नियम बहुत सारे आते हैं और नए नए कायदे भी बनते, लेकिन वो ठीक तरीके से उसका पालन नहीं होता है। ये पालन का नहीं है, नियत का है मामला, नियत का बिल्कुल नियत का। वो तो चाहते हैं कि आप जाहिल रहें, आप जाहिल नहीं रहेंगे तो आपको बेवकूफ हर 5 साल में कैसे बनाएंगे? आपको हर 5 साल में अगर वो बेवकूफ बनाना चाहते हैं तो वो तभी हो सकता है जब तक आप जहालत में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। शायद दिल्ली में हमने पिछले कुछ दिनों में देखा भी था जब ये निर्णय आया था कि जो भी सारे पब्लिक स्कूल है उसमें कुछ प्रतिशत गरीब बच्चों को भी एडमिशन दिया जाए, लेकिन अभी तक एक भी केस नहीं सामने है जहां पर गरीब बच्चों को यह मौका दिया गया हो। यानी सही कहा कि नियत का सवाल है यहाँ पर। बिल्कुल, तो खैरात की तरह बांटा जाता है, खैरात थोड़ी है, वो तो उनका हक है भाई। जी आप उसको 15% क्यों, उसको तो 50% बनाइए, वो तो उनका हक है। तो आप उसको खैरात की तरह बांटेंगे, आपके लिए 10%, आपके लिए हॉस्पिटल में आपका जो है बड़े बड़े यहाँ अस्पताल बने हुए हैं दिल्ली में, और कौड़ियों के भाव पर उनको 100 साल के लिए लीज पे दिया हुआ है 1 रुपए पर। जी बिल्कुल, क्योंकि इसी शर्त पर कि वो अपना 10% जो बेड है वो आरक्षित करेंगे गरीबों के लिए, लेकिन वो होता नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाएगा जी, लेकिन वो होता नहीं है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सफाई कर्मचारी का जॉब दिया जाता है, क्या डॉक्टर का जॉब दिया जाएगा क्या उन परिवारों में से? तो जी बिल्कुल। तो आज मैं मेरे दोनों जो खास मेहमान से जानना चाहूंगी कि सत्ता है उसका केंद्रीकरण हो चुका है, क्या ये वजह है या क्या ये कारण है कि सत्ता कुछ खास लोगों के हाथ में चली गई, इसी वजह से आज ये स्थिति पैदा हो गई है? सुरेश साहब जी। नहीं, वो तो है ही। इसमें देखिए आज सत्ता में जो है सारा कुछ जो है पैसे का ताकत है। जिसके पास पैसा है उसके पास सत्ता है। पैसे के बगैर आप चुनाव, आज सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आपके आम आदमी पार्टी के सामने लोग क्या पूछते हैं कि आप कैसे कामयाब होंगे, आप इतना बड़ा नेटवर्क कहां से खड़ा करेंगे, आप चुनाव कैसे लड़ेंगे, आपके पास पैसा कहां से आएगा? यानी कि पैसा जिसके पास है, सत्ता जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी। तो ये जो स्थिति आ गई है इसमें तो आम आदमी उम्मीद भी नहीं कर सकता। इस स्थिति को बदलना पड़ेगा, इसमें चुनाव सुधार लाना पड़ेगा, और इसमें देखिए चाहे इन्होंने अब अपना अलग दल बना लिया, लेकिन मैं समझता हूं अभी भी डॉक्टर अन्ना हजारे साहब जैसे और भी समाज में जो नागरिक समाज है उसकी अहम भूमिका रहेगी। चाहे उसमें से एक हिस्सा अब राजनीतिक बन गया हो, लेकिन नागरिक समाज मतलब सिर्फ केजरीवाल नहीं है। नागरिक समाज जब तक मजबूती से, आज आप देखिए ऐसा क्यों है कि आपके उत्तर पूर्व में कई राज्यों में और गोवा में गोवा जैसे प्रदेश में चर्च जो है, चर्च तो कोई राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन चर्च जो कहता है उसको राजनीतिक दल मजबूरी उनकी है कि वो उस बात को माने। ऐसा क्यों नहीं हमारे नागरिक समाज ताकत पैदा करती कि वो जो कहती है उसको राजनीतिक दल माने? इतना बड़ा एक प्रेशर ग्रुप हम क्यों नहीं हर प्रदेश में, हर जिले में बना सकते हैं? नागरिक समूहों में आप जो कह रहे हैं, नागरिक समूहों के बीच अगर प्रतिद्वंदिता या मतभेद
खत्म किए जा सकें और पूरे देश में कोई एक सर्वमान्य नागरिक समूह पैदा किया जा सके और उसके नेतृत्व में कोई इस तरह का आंदोलन हो, तब जाकर शायद आपकी बात नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि नहीं, क्यों इसकी क्या जरूरत है? पूरे देश भर में क्यों? कोई राजनीतिक दल तो उनको चलाना नहीं है। हर जिले में क्यों नहीं हो सकता? जी, हर जिले में सब अपने अपने विचारों के साथ जो है, जो अच्छे लोग हैं हर जिले में, वो मिलकर आए और वो दबाव बनाए और वो ये संकल्प ले कि उनका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। जो गैर राजनीतिक लोग हैं वो हर जिले में सामने आए और वो दबाव बनाए। शायद कोशिश अन्ना हजारे ने की थी, शायद यही कोशिश अन्ना, जरूरी नहीं है कि वो एक राष्ट्रीय स्तर पर आए। सारे नागरिक समूह जो जिला स्तर पर हों, देश भर में फैले हों, वो सब एक ही तरह की डिमांड करें, ये भी जरूरी नहीं है। नहीं, उनमें अपने अपने जरूरतों के हिसाब से। आज क्या हो रहा है सुशील जी, आज जो है जो प्लेन में जो बैठे हुए हैं वो पहाड़ की नीति बना रहे हैं, जो उत्तर में जो बैठे हैं वो उत्तर पूर्व की नीति बना रहे हैं, जिनको उत्तर पूर्व की समझ नहीं है। आप उत्तर पूर्व को समझिए तो सही। हम कह रहे हैं हम मेन स्ट्रीम है, वो कहते हैं कि वो क्यों नहीं मेन स्ट्रीम बने भाई। सवाल ये है कि जो जिस जगह का, जहां का जो जिला है, जिला फैसला करे कि जिले की क्या जरूरत है, दिल्ली ना फैसला करे। बिल्कुल ठीक है, जिला फैसला करे कि जिला के स्तर पर क्या होना चाहिए। इसी तरह राज्य के स्तर पर क्या होना चाहिए, ये कोई राज्य स्तरीय नागरिक समूह तय करे, वो कहे, उसकी बात मानी जाए। इसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई समूह होना चाहिए, नागरिक समूह, जिसकी बात केंद्र सरकार सुने और उसकी बात पर अमल करे या उसको शामिल करे अपनी योजनाओं में। ये मेरा मतलब है। हर स्तर पर जी कोशिश पूरी की गई है। अन्ना हजारे ने जब अपना आंदोलन शुरू किया तब यही कोशिश हमने देखी थी। कहा था कि ग्राम पंचायतों को वो हक मिले, वो अधिकार मिले कि वो अपने आप को इतना मजबूत करें कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, सत्ता सबके पास आए और अपना विकास कर पाए हर लेवल पर। आम आदमी की कोशिश तो है कि वो अपने विकास के लिए कार्य करे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कोई कुछ स्थिति ऐसी बन रही है कि वो पोजीशन नहीं हासिल हो पा रही है। सुरेश जी, आज आपसे जानना चाहूंगी मैं कि इसका इलाज क्या हो सकता है, समाधान क्या हो सकता है? जिस तरह से सत्ता का केंद्रीकरण हुआ है, क्या वो समाधान हो जिससे आम आदमी को वाकई वो सारे हक मिले जिसका वो हकदार है? सबसे जरूरी जो है वो ये है कि जो लोग उन आम आदमी से निकलकर बाहर आ गए हैं, अब क्या हो रहा है कि एक होड़ सी हो गई है जी। आप खास आदमी बनना चाहते हैं जी। अगर आम आदमी संघर्ष करके जब खास आदमी बन जाता है, वो फिर पलट के अपने आम आदमी की तरफ देखता नहीं है जी। जब तक दावा हमेशा करता है कि मैं आम आदमी, जब तक ये आम आदमी खास आदमी बनने के बाद ये वापस वहां जाएगा नहीं और उनको जगाएगा नहीं, उनमें जागरूकता नहीं पैदा करेगा, तब तक बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है जी। हम कोई सत्ता परिवर्तन या क्रांति की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जागरण की बात कर रहे हैं। लोग जग जाएं, उनका क्या अधिकार है, इतना काफी है जी। एक आरटीआई जैसे कानून ने इतना कुछ काया पलट कर दिया है जी। बिल्कुल। तो लोग अगर चाहते हैं, उनमें जागरूकता की जरूरत है और उसके लिए जो शिक्षित नौजवान हैं, जिनके पास समय है, वो लोग जाएं, गांवों में जाएं, कस्बों में जाएं, जंगलों में जाएं और वहां जाके आदिवासियों में, दलितों में, गरीबों में, इन लोगों के पास जाएं, जरूरतमंदों के बीच में जाएं, उनको जगाएं और उनको जो है उनके अधिकार के बारे में जो उनको शिक्षित करें, वो सबसे बड़ा जरूरी है। आज अगर हमने लंबा चौड़ा यहाँ बात कर ली कि सबको शिक्षित करना है, सबको वो करना है, वो सब लंबी चौड़ी बात है। ये सब बिल्कुल प्रायोगिक बात है कि आप अपने जीवन का 1 वर्ष, 6 महीना, 3 महीना, जितना आपके यथाशक्ति हो, आप जाके उनको जाके जागरूक कीजिए और जागरूक नागरिक ही इस व्यवस्था को बदल सकता है, जागरूक नागरिक ही इस शोषण को खत्म कर सकता है जी। और जागरण के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है जिससे शायद आम आदमी उठ सकता है। बहुत ही कम समय बचा है सुशील कुमार जी। मैं सुरेश जी से एक बात पूछना चाहूंगा कि एक वर्ग है हमारे यहाँ जिसको कहा जाता है मिडिल क्लास, और वो लोअर और अपर दोनों, या और बल्कि उसके 3 हिस्से कर लिए जाएं, तो बीच का जो हिस्सा है वो करीब इस देश में ऐसा माना जाता है कि वो 30 करोड़ लोग हैं और वो 30 करोड़ लोग उनके लिए ही सारे ब्रांड, सारी मल्टीनेशनल्स वो सब भागी आ रही हैं भारत में और वो चाहती हैं कि उनका सामान वो खरीद ले। ये 30 करोड़ लोग असल में उपभोक्ता हैं और ये कंज्यूमर्स हैं और इतनी बड़ी संख्या में कंज्यूमर्स कहीं दुनिया में नहीं है। आप पाएंगे कि इस वर्ग को, क्योंकि यही जनमत बनाता है पूरे देश में, इस वर्ग को खुश रखने के लिए ही सारी राजनीतिक दल
कोशिशें करते रहते हैं कि इनके जरिए बनेगा हमारे यहाँ जो हम अपना जो विचार प्रकट कर रहे हैं या जो हम वोट मांग रहे हैं वो इनके जरिए ही वो भूमिका बनने वाली है। ये जरूर है कि निचले वाले लोग जो उससे ज्यादा बड़ी संख्या में 70-80 करोड़, वो इस माहौल में जो माहौल ये बनाता है, ये वर्ग बनाता है मिडिल क्लास वाला, उसके भ्रम में कहना चाहिए या उसके पिछलग्गू बनकर वो भी वोट डालता है। लेकिन ये वो वर्ग है जिसे हम बनाते हैं। ये क्या है और इसको कैसे बदला जा सकता है, इस दुष्चक्र को? नहीं, बिल्कुल। ये तो देखिए, अल्टीमेटली आपने जो कहा कि वो जो ताकत है, असली ताकत जो है वो ये मध्यम वर्ग के पास नहीं है। मध्यम वर्ग तो अब वोट कहाँ डालने जाती है, वो बहुत कम वोट। लेकिन यही बनाता है, यही शोर मचाता है। यही तो बदलना है, यही तो बदलना है। ये तभी बदलेंगे जब हम दिल्ली से सोचना बंद करेंगे और गांव से सोचना शुरू करेंगे। जी। और ये जब नीचे से जब तक मामला ऊपर की तरफ नहीं आएगा, अभी जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जब तक नहीं आएगा, तो ये जो पूरा इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल जिसे कहते हैं, वो जब तक नहीं होगा। ये शायद गांधी जी ने भी सपना देखा था कि अंत्योदय जिस योजना का नाम लिया गया है, अब आप दरिद्र नारायण की बात की जाती है। और मुझे लगता है कि अभी जो कुमार विश्वास साहब कह रहे थे कि उनको अफसोस हो रहा था कि भारत के संसद में सबसे अमीर लोग हैं, यहाँ सबसे गरीब लोग होने चाहिए। नहीं, मैं तो ये नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि भारत के संसद के अंदर भी अमीर लोग हो और बाहर भी अमीर लोग हो। गरीब क्यों आएंगे संसद में? बिल्कुल। सब जो है अमीर हो। ये हमें गरीबी नहीं बांटनी है, हमें अमीरी जो है वो बांटनी है बराबर। बिल्कुल। शुक्रिया आपका सुरेश साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, और शुक्रिया सुशील जी के तमाम चर्चा के इसके लिए। तो आज हमने चर्चा की कि आखिरकार आम आदमी है कौन, और हर जो राजनीतिक दल इसी पर ही चिंतित है कि आम आदमी को खास दर्जा दिया जाए या खास तक की एक पहचान दी जाए। लेकिन वाकई आज सवाल उठता है कि वो तमाम पहचानें, तमाम जो योजनाएं, क्या वो वाकई आम आदमी तक पहुंच पाई है? फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार। बड़ा आम है आम आदमी, करे नाम बदनाम आदमी।